आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र में सरकार 8 जुलाई को रेल बजट और 10 जुलाई को आम बजट पेश करेगी। सत्र शुरू होने से पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू संसद के दोनों सदन में सभी दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और सेशन में पेश होने वाले सरकार के एजेंडे के बारे में जानकारी देते हुए आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी रणनीति बना ली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने महंगाई और बढ़ती कीमतों को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस देने का फैसला किया है। इसके अलावा बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अरविंदर सिंह लवली की अगुवाई में संसद का घेराव करेगी। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष के नेता पद के बारे में स्थिति अब तक साफ नहीं है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक प्रतिनिधि मंडल के साथ स्पीकर से मुलाकात कर लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा दिए जाने की मांग करेंगे। कांग्रेस की दलील है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए वो सभी औपचारिकताओं को पूरी कर रही है। जो सैलरी अलाउंसेस लीडर ऑफ द अपोजिशन का बिल 1977 में पास हुआ, जो 2003 में अमेंड हुआ है 2002 तक के लिए, उसमें बहुत साफ लिखा गया है कि जिस पार्टी को भी अपोजिशन की सबसे ज़्यादा एमपीज होंगे उनका लीडर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। मोदी सरकार ने यूपीए सरकार के कार्यकाल में नियुक्त राज्यपालों को बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गुजरात के राज्यपाल कमला बेनीवाल का तबादला मिजोरम कर दिया गया है। गुजरात का प्रभार फिलहाल राजस्थान के राज्यपाल मार्गरेट अल्वा को सौंपा गया है। मिजोरम के राज्यपाल वी पुरुषोत्तमन को नागालैंड भेजा गया है। महाराष्ट्र के जलगांव में एनसीपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में फिर से आधी सीटों पर लड़ने की बात कही है। एक कार्यक्रम के दौरान अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती हैं, इसलिए विधानसभा की 288 सीटों में से 144 पर लड़ने का उनका हक बनता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कैथल में घोषणा की है कि 11 जुलाई को हरियाणा विधानसभा में हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गठन के लिए बिल लाया जाएगा और कानून बनाकर अलग एसजीपीसी का गठन किया जाएगा। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सिख विरोधी रही है और वो सिखों के धार्मिक मामलों में भी हमेशा से ही दखलंदाजी करती रही है। देश में गरीबों की संख्या तय करने के तरीके की समीक्षा करने वाली रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हर 10 में से 3 नागरिक गरीबी रेखा के नीचे है। इस लिहाज से देश की करीब 29.5% आबादी बीपीएल रेखा के नीचे है। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट ने सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसके मुताबिक सिर्फ 21.9% हिंदुस्तानी ही गरीबी रेखा से नीचे है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी रंगराजन के नेतृत्व में आर्थिक विशेषज्ञों की इस कमेटी का गठन यूपीए सरकार ने किया था। मुंबई का सेशन कोर्ट आज पल्लवी पुरकायस्थ हत्या मामले में सजा का ऐलान कर सकता है। इस मामले में पहले ही सज्जाद अहमद मोगुल नाम के शख्स को दोषी करार दिया जा चुका है। मुंबई में 2012 में पल्लवी की उसी के अपार्टमेंट में वॉचमैन रहे सज्जाद अहमद मोगुल ने हत्या कर दी थी। इस केस में सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने दोषी सज्जाद के लिए फांसी की सजा की मांग की है। इराक से हिंदुस्तान लौटने वाले भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज रात भी दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर करीब 150 भारतीयों का जत्था भारत पहुंचा। इनमें से ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों के रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय अगले कुछ घंटों में विशेष विमान से इराक में फंसे और भारतीयों को वापस लाने का ऐलान पहले ही कर चुका है। पिछले दिनों जिस तरीके से मोदी सरकार ने कोशिश की, विदेश मंत्रालय ने कोशिश की, 46 जो नसें थी उनको इराक से छुड़ाने में मोदी सरकार ने कामयाबी हासिल की। उसके बाद धीरे धीरे करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग जो इराक से फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार जो फ्लाइट्स आ रही है इराक से उसमें एक एक करके जो हिंदुस्तानी है उनको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। जाहिर तौर पर कुछ लोगों को नाराजगी भी है क्योंकि सरकारी मदद नहीं मिल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि रमजान है ऐसे में इराक में वीजा मिलना भी एक दिक्कत आ रही है और कई ऐसे भारतीय हैं जो फिलहाल इराक में फंसे हुए हैं और मोदी सरकार के लिए हिंदुस्तानी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो इराक में लोग फंसे हुए हैं उनको हिंदुस्तान तक पहुंचाना है। मुरादाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय ने यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि रिपोर्ट आने पर कार्रवाई होगी। उधर मुरादाबाद हिंसा की पड़ताल के लिए बीजेपी ने भी 5 सदस्यीय जांच दल बनाया, लेकिन प्रशासन ने टीम को मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी। जांच दल में शामिल विधायक सुरेश राणा ने एसएसपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड में खान वार खत्म होने के फिर से संकेत मिले हैं।
मुंबई में कल रात बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शाहरुख और सलमान गले मिले। पत्रकारों के पूछे सवाल पर सलमान ने कहा कि ये करिश्मा सिर्फ बाबा सिद्दीकी ही करवा सकते हैं। पिछले साल भी बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में इन दोनों सितारों ने एक दूसरे को गले लगाया था। और ये काम बाबा सिद्दीकी नहीं कर सकते। बाबा सिद्दीकी नहीं होने काम मौका मिलता है तो नहीं है यहाँ पर हमेशा जाते रहे इंशाल्लाह। अरे नहीं इफ्तार के दिन भी देखने मिलेगी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का कल मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हसीना पारकर दाऊद इब्राहिम की सगी छोटी बहन थी। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में रहने वाली हसीना पारकर पर फिरौती मांगने का केस चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक बहन की मौत पर दाऊद इब्राहिम जमकर रोया और फेसबुक स्काइपी के जरिए मुंबई में घर वालों से उसने बात भी की। इस्लामिक कानून के तहत शरीयत अदालतें कितनी संवैधानिक है, इस पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कुरान और हदीस की मदद से मुसलमानों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाने वाली शरीयत अदालतें वैधानिक है या नहीं, साथ ही इनके जारी होने वाले फैसलों की कानूनी हैसियत क्या है, इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरुओं की ओर से जारी होने वाले फतवे पर रोक लगाने की मांग पर भी कोर्ट अपना फैसला देगा। दिल्ली से सटे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगा है। ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में ही डॉक्टरों ने पट्टी का बंडल छोड़ दिया। महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी और 6 महीने बाद ऑपरेशन से पट्टी निकाली गई। साकेत थाने में केस दर्ज हो गया है। फोर्टिस अस्पताल ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। आज टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है। इस वक्त वो इंग्लैंड में है, लेकिन इस मौके पर उन्होंने अपने एक प्रशंसक को नौकरी दी है। धोनी ने अपने नए फार्म हाउस के केयरटेकर के रूप में सहारनपुर के रहने वाले रविंद्र कुमार सैनी को रखा है। सैनी धोनी के फैन के रूप में जाने जाते हैं और पिछले 7 साल से रांची में हैं। वाराणसी में साईं भक्तों के शंकराचार्य का पुतला फूके जाने के विरोध में सैकड़ों की संख्या में लोग दांडी स्वामी शंकराचार्य के समर्थन में लहुरा बीर स्थित आजाद पार्क पर इकट्ठा हुए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की आरती उतारने के साथ ही उस स्थान को गंगा जल से धोकर पवित्र भी किया गया, जहां साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला जलाया था। दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी के कुछ छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया है। छात्रों की मांग है कि सीसेट को हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि क्षेत्रीय और हिंदी भाषा को महत्व नहीं दिया जा रहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड बीच पर समुद्र में नहाने गए 6 सैलानी डूब गए। ये सभी लोग मुंबई के चेंबूर से यहाँ घूमने के लिए आए थे। जिस होटल में ये रुके थे उसी होटल के पीछे समंदर में तैरने गए, लेकिन पानी का अंदाजा नहीं होने की वजह से सभी समंदर में खींचे चले गए और आखिरकार डूब गए। मारे गए सभी लोगों की उम्र 40 से ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के पास चरथावल में एक महिला टीचर के साथ बलात्कार और उसका एमएमएस बनाने का मामला सामने आया है। टीचर जब स्कूल से घर जा रही थी, उसी वक्त गांव का ही एक शख्स उसे जबरदस्ती सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया। उसके 2 दोस्तों ने वारदात को मोबाइल में कैद कर लिया। पुलिस ने बलात्कार और एमएमएस बनाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तीनों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। दिल्ली में जामिया नगर के जौहर फार्म इलाके में अरहम नाम के एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। 4 जुलाई की रात को 12 साल का मासूम अरहम बाल कटवाने घर से बाहर गया, लेकिन लौट कर घर नहीं आया। बाद में 10 लाख की फिरौती के लिए फोन आया, लेकिन बाद में पुलिस की छानबीन से खुलासा हुआ कि घर के सामने सैलून के मालिक ने पहले अरहम का अपहरण किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। मुख्य आरोपी रिजवान की तलाश अभी जारी है। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नॉर्थ ईस्ट के एक युवक का शव पास के ड्रेन में पड़ा हुआ मिला। विलुंग बाऊ नाम के शख्स की मौत शनिवार रात को ही ड्रेन में डूबने से हो गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विलुंग खुद ही इस नाले की तरफ भागता हुआ आया और गिर गया। हादसे के पीछे की वजह जानने की पुलिस कोशिश कर रही है। बिहार के नालंदा में हैवानियत का एक ऐसा खेल खेला गया जो अब से पहले ना तो देखने को मिला था ना ही सुनने को। नालंदा में रिक्शा चलाने वाले एक शख्स के शरीर में हैवानों ने स्टील का ग्लास डाल दिया। सदर अस्पताल में एक्सरे के दौरान डॉक्टरों ने देखा कि रिक्शा चालक के पेट में करीब 4 इंच का स्टील का ग्लास फंसा है। जटिल केस होने की वजह से उस शख्स को पटना रेफर कर दिया गया है।
तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक 20 फीट ऊंची दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। दीवार का निर्माण एक निजी कंपनी करवा रही थी। निर्माण के दौरान ही हादसा हुआ, जिससे उसके बगल में बनी झोपड़ियों में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ गए। कंपनी के मालिक रामानाथन और बालू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह के हादसे में कुछ दिनों पहले चेन्नई में भी एक 11 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के गिरने से 61 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रात करीब 12:30 बजे सराय काले खां के पास सड़क हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। राजेश और रमन नाम के 2 युवक बुलेट से नोएडा अपने घर जा रहे थे। अचानक बुलेट के आगे का टायर फट गया, जिससे बाइक सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेट सवार दोनों युवकों को कुचल दिया। दोनों की एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके की जीडी कॉलोनी में बिजली का करंट लगने से राघवेंद्र नाम के एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीडी कॉलोनी के मकान नंबर A151 के पास से BSES की बिजली की 1100 वाट की तार गुजर रही थी। उसी तार की चपेट में आने की वजह से राघवेंद्र की मौत हो गई। घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक ज्वेलर से बदमाशों ने 55 लाख रुपए की कीमत का सोना लूट लिया। बाइक सवार बदमाशों की तादाद 2 बताई जा रही है। ज्वेलर अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही हुई है। असम के चिरांग जिले में बिजनी शहर में 2 ग्रेनेड ब्लास्ट में 3 लोग घायल हो गए। पहला ब्लास्ट बिजनी शहर के कुरीबारी ब्लॉक स्थित PBF कार्यालय के करीब हुआ। दूसरा धमाका कोयला बाजार इलाके में हुआ। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस घटना में संदिग्ध NDF गुट के उग्रवादियों का हाथ होने की आशंका है। वाराणसी के कैंट स्टेशन में पूछताछ केंद्र में प्लाई का बना सीलिंग अचानक टूट गया, जिससे ड्यूटी पर बैठे कर्मचारी सहित एक अन्य शख्स बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में इन्हें नजदीकी रेलवे अस्पताल ले जाया गया। अभी सीलिंग का एक हिस्सा गिरा है, जबकि बाकी का हिस्सा सीवर का पानी रिसने से जर्जर है। आने वाले दिनों में बड़ी दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। बिहार के वित्त मंत्री और JDU के कद्दावर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव के नाती के अपहरण की आशंका जताई जा रही है। 12 साल का मनीष 1 जुलाई को ही बिहार के सुपौल जिले के पिपरा ब्लॉक से स्कूल जाने के दौरान गायब हो गया। हालांकि अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया है। पुलिस मंत्री जी के नाती की तलाश कर रही है।